हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आगे शुरू करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हम पहले पार्ट 1 कर देख चुके हैं। अब हम पार्ट 2 पे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हेमोग्लोबिन में जो कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है वो होता क्या है। तो फिर हम देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ, बेसिकली Fe जो एटम है उसके साथ बाइंड करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन था वो पहले कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में था? सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जो कि हाई स्पिन था, जिसका साइज़ ज़्यादा था, जिस वजह से जो पोरफायरिन रिंग का प्लेन था उसके ऊपर लाई कर रहा था, वो 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग ऊपर था। बट ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के बाद क्या होगा कि Fe जो आयन था सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो चेंज हो जाता है, वो लो स्पिन ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, जिसका साइज़ क्या है, छोटा है। इसका साइज़ छोटा है, जिस वजह से वो क्या होगा, पोरफायरिन का जो प्लेन होगा नाइट्रोजन वाला, उसके अंदर फिट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन से बाइंड होने के बाद होता है। जो 6 कोऑर्डिनेशन साइट है जो कि Fe की है, वो ऑक्सीजन के साथ है, और अब वो बाइंड हो गया, तो उसके बाद ये जो Fe है ये प्लेन के अंदर चला जाएगा पोरफायरिन रिंग के, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रेन होगा ना, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो सारी की सारी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से सॉल्ट ब्रिजेस के थ्रू क्या है, लिंक्ड होने के बाद क्या है कि स्ट्रेन है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, लिंक है, यानी कि एक दूसरे से लिंक का मतलब खींच रखा है। सारी चेन्स ने एक दूसरे से लिंक का मतलब खींच रखा है एक दूसरे को, जिस वजह से क्या है, स्ट्रेन है हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। जैसे ही Fe का जो आयन है वो अब पोरफायरिन रिंग के प्लेन के अंदर जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि जिस वजह से जो नाइट्रोजन है हिस्टिडीन का, उसको उसे खींचेगा और वो वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल होने की वजह से क्या होगा, जो 5th कोऑर्डिनेशन साइट जिस पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, वो वर्टिकल होते ही वो वर्टिकल मान लो खींच लिया उसको। ठीक है, क्योंकि जो Fe है वो प्लेन के अंदर चला गया। प्लेन के अंदर जाने के बाद क्या है कि वो खींचने की वजह से जो पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उस पर भी वो भी खींची जाएगी साथ में। जैसे ही वो खींचेगी, वैसे ही पॉलीपेप्टाइड जो सॉल्ट ब्रिजेस बने हुए हैं, जो अलग अलग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है एक हेमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 ही हीम ग्रुप है। ठीक है, अब किसी एक हीम ग्रुप पे ऑक्सीजन बाइंड हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन खिंच की, और फिर क्या हुआ कि वो जो सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिजेस वो ब्रेक हो गए। सॉल्ट ब्रिजेस जैसे ही ब्रेक हुए, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके अंदर स्ट्रेन कम होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरी जो सब यूनिट है ना, मान लो दूसरा हेमोग्लोबिन का जो सब यूनिट है, जिसमें एक हीम ग्रुप और एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसके अंदर जो क्रीविस फॉर्म्ड है ना, क्रीविस का मतलब एक गड्ढा, उस गड्ढे का साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन जो अगला ऑक्सीजन है वो काफ़ी आसानी से Fe के साथ, जो अगला Fe है उसके साथ बाइंड हो जाएगा काफ़ी आसानी के साथ। ठीक है, जैसे ही बाइंड होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वो भी Fe क्या होगा, वो भी प्लेन में आ जाएगा पोरफायरिन रिंग के। जैसे ही पोरफायरिन रिंग के प्लेन में आएगा, वो भी खिंचाव डालेगा और सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक होंगे। जैसे और ज़्यादा सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक होंगे, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो तीसरे नंबर का हीम ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन का अटैक होएगा वो और ईजिली हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक हो रहे हैं। ऐसे ही जो 4th वाला हीम ग्रुप होगा उस पर और ज़्यादा ईजी हो जाएगा ऑक्सीजन का अटैक, क्योंकि सॉल्ट ब्रिजेस और ज़्यादा ब्रेक हो गए आसानी से। अब इसकी हमने थ्योरी लिख रखी है, थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, व्हेन O2 बाइंड टू Fe चेंजेस टू लो स्पिन Fe स्मॉलर इन रेडियस, जिसकी ये जो स्मॉलर, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होगा Fe के साथ, वो लो स्पिन Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका रेडियस क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वो ये जो पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन है ना 4, इससे पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन के अंदर ये Fe क्या होगा, फिट हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होने के बाद ये फिट हो जाएगा। जब Fe जो हाई स्पिन में था सेकंड, वो उसका साइज़ ज़्यादा था, वो फिट नहीं हो पा रहा था, वो ऊपर था। पर क्या होगा कि जैसे ही Fe2 लो स्पिन में कन्वर्ट होएगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के बाद, ये काफ़ी आसानी से इस क्रीविस के अंदर जो ये 4 नाइट्रोजन के बीच में जो ये जगह बनी हुई है, इसके अंदर फिट हो जाएगा। जैसे ही फिट होएगा, ऊपर जो नाइट्रोजन है हिस्टिडीन का, उस पर खिंचाव पड़ेगा, वो वर्टिकल हो जाएगा, और ये जो हिस्टिडीन है, ये हिस्टिडीन आगे पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ा, उसमें भी खिंचाव डालेगा। जैसे ही उसमें खिंचाव डालेगा, वैसे ही सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक हो जाएंगे।
जो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में सॉल्ट ब्रिजेस हैं ना, वो सारे ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने की वजह से क्या होएगा कि जो अगला हीम ग्रुप है, एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो ये वाला हीम ग्रुप और इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन का हमने देख लिया। अब इसके साथ जो एक और हीम ग्रुप होएगा और उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होएगी, वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होएगी, अब क्या होगा कि जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रेन कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिजेस ब्रेक हो गए। अब क्या होगा, आसानी से अगला ऑक्सीजन जो है वो अटैक कर पाएगा अगले हीम ग्रुप को। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ईजी होता जा रहा है ऑक्सीजन का अटैक। इसको हम कॉर्पोरेटिव इफेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। लो स्पिन Fe मूव टुवर्ड द पोरफायरिन प्लेन एंड फिट इन द होल एंड पुल द coordinated histidine to move by about 0.5 armstrong toward the plane and making the Fe and histidine bond vertical. अब यहाँ पे FeOO bond in hemoglobin and myoglobin is banned due to 6 coordination site of Fe is strictly overcrowded, hence does not have enough space for straight FeOO bond. ठीक है, ये भी है आसान। द मूवमेंट ऑफ Fe coordinated histidine toward the porphyrin plane result in the movement of the whole polypeptide chain of which the histidine group is a part. ये भी हमने देख लिया। This result breaking of inter polypeptide salt bridges. As we know, salt bridge introduce strain in the hemoglobin molecule, hence rupture of the salt bridges relaxes the constrained hemoglobin molecule. Conformation changes that subsequently occur in the polypeptide chain of the relaxed molecule increases the size of the crevices engulfing the remaining heme groups. बिल्कुल ठीक है। Therefore 6 coordination site of Fe atom of other heme group is easily attacked by O2, hence the binding constant value increasing progressively. अब पहले जो हेमोग्लोबिन है, पहला हीम ग्रुप, ठीक है, पहला हीम ग्रुप हेमोग्लोबिन का वो क्या है, उसने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा, ठीक है, तो HbO2 बना लिया। HbO2 दोबारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, HbO2 इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब पहले 4 हीम ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो पहला अगर ऑक्सीजन से बाइंड हो गया ना, तो फिर जो अगला हीम ग्रुप वो ईजिली बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। जो 3rd नंबर वाला हीम ग्रुप है वो और ज़्यादा ईजिली बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जो 4th नंबर वाला है वो तो बहुत ईजिली बाइंड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। इस इफेक्ट को कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच के जो सॉल्ट ब्रिजेस हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। ब्रेक होने की वजह से ब्रेक होने की वजह से हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन कम हो रहा है। स्ट्रेन कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रीविस यानी कि जो गड्ढा है जहाँ पे वो उसका साइज़ बढ़ रहा है, उस जो गड्ढे का साइज़ बढ़ रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ईजिली अटैक कर पाएगा। ये हो गया। K4, K3, K2, K1। K4 का मतलब है कि ये वाला जो है K4 का मतलब इक्विलिब्रियम, ये देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक तरीके से, ठीक है, ये बता रहा है कि जो HbO2 का 4 है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू HbO2 की 3, HbO2 की 2, HbO2 के मुकाबले, ये बता रहा है, ठीक है। द अबव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव इफेक्ट इज कॉल्ड ट्रिगर मैकेनिज्म। इस तरीके के कॉर्पोरेटिव इफेक्ट को कहते हैं ट्रिगर मैकेनिज्म। बहुत ऑक्सीजनेटेड Hb एंड Mb आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, इन करेक्टर, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होते हैं ये डायमैग्नेटिक करेक्टर के होते हैं। इफ़ हीम ग्रुप विदाउट पॉलीपेप्टाइड चेन टेक अप एन ऑक्सीजन, अगर हीम ग्रुप पॉलीपेप्टाइड चेन के बिना ऑक्सीजन को ले तो वो हमें क्या मिलता है, एक यील्ड स्टेबल म्यू ऑक्सो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यानी कि मान लो पॉलीपेप्टाइड चेन है ही नहीं, तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू ऑक्सो प्रोडक्ट मिलेगा। वो किस तरीके का होगा, वो इस तरीके का आएगा। ये है Fe और इसकी साइड में क्या है, ये पोरफायरिन रिंग है। इसमें हमने क्या करा, ऑक्सीजन का अटैक करा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का अटैक हो गया, ऑक्सीजन का अटैक होते ही ये बन गया। इसके बाद आगे क्या होगा, एक और हीम ग्रुप है, इसमें क्या होगा, एक और हीम ग्रुप आया, इसने इसके साथ अटैक करा तो हमें ये मिल गया, ये वाला ये मिला। इसके बाद क्या है, इसमें से हम हाफ O2 निकल जाएगी। हाफ O2 के बाद ये जो मिल गया इसको हम कहते हैं म्यू ऑक्सो प्रोडक्ट। ये क्या है, म्यू ऑक्सो प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। असेंशियल कंडीशन फॉर म्यू ऑक्सो प्रोडक्ट इज दैट टू हीम ग्रुप इज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर in nature. This is not possible because heme group surrounded by bulky polypeptide chain, hence oxygen intake by hemoglobin and myoglobin are completely reversible.
ये कह रहा है कि देखो अगर म्यू ऑक्सो प्रोडक्ट चाहिए तो दोनों हीम ग्रुप को क्या होगा, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है। बट इन नेचर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं बल्की होती हैं और वो सराउंड करती हैं हीम ग्रुप को, ठीक है, जिस वजह से हीम ग्रुप कभी भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। और जो ऑक्सीजन जो बाइंड करती है हेमोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ, वो रिवर्सेबल होते हैं इसीलिए, क्योंकि म्यूऑक्सो प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन जो कोऑर्डिनेट हो रही है हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ, इसलिए वो रिवर्सेबल रहेगी। अब हम अगले लेक्चर में देखें मेटेलो एंजाइम क्या होते हैं।